हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल के टेस्ट में तो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा, हम कहें तो आपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की अपनी। कुछ लोगों ने तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ लोगों के मार्क्स एवरेज रह गए। एवरेज रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि जो भी पॉइंट्स उनको बताए जा रहे हैं उन सारे पॉइंट्स पे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हम उन सारे पॉइंट से पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर सटीक तरीके से नहीं दे सकते। ठीक है, रटने की कला एक अलग कला है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं उन पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो समझ पे आधारित क्वेश्चंस होते हैं। तो कल आपको टेस्ट में ये 20 क्वेश्चंस दिए गए थे, जिन पे आज हम आपसे उन सारे क्वेश्चंस को और अधिक क्लियर करने के लिए डिस्कस करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें तो वहां से आपसे पूछा गया था कि असीमित दायित्व तो होता है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया था एकल व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय, कंपनी व्यवसाय, ठीक है ना, और ए और बी दोनों। ठीक है, तो आपको हमने 11th में भी बताया था कि एकाकी व्यवसाय मींस एकाकी व्यवसाय और साझेदारी व्यवसाय, एकाकी व्यवसाय और साझेदारी व्यवसाय, इन दोनों व्यवसायों के अंतर्गत जो दायित्व होता है वो कैसा होता है, असीमित होता है। दोनों व्यवसायों में दायित्व कैसा होता है, असीमित होता है। जबकि कंपनी व्यवसाय की अगर बात करें तो कंपनी व्यवसाय में जो सदस्यों का दायित्व होता है वो कैसा होता है, सीमित होता है। ठीक है ना। अब देखिए, दायित्व का सीमित होना और असीमित होना, इनके बारे में भी हमने आपसे डिस्कस किया था कि दायित्व के असीमित होने का आशय ये है कि अगर व्यवसाय ने ऋण ले रखा है तो उन ऋणों को पूरा करने के लिए, ठीक है, जो व्यवसायी है या उसका जो सदस्य है उसकी व्यक्तिगत संपत्तियां अगर उत्तरदायी हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा जो दायित्व होगा वो कैसा होगा, असीमित होगा। मींस फर्म के ऋणों को चुकाने के लिए अगर उस व्यवसायी की व्यक्तिगत संपत्तियों को भी बेचा जाए, ठीक है, अगर ऐसी स्थिति किसी व्यवसाय में है तो वहां पर दायित्व असीमित होता है। लेकिन अगर साझेदार के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा या सदस्य के द्वारा लगाई गई धनराशि ही केवल डूबती है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दायित्व कैसा होगा, सीमित होगा। अब सीमित का मतलब ये है, कंपनी में कंपनियां शेयर इशू करती हैं, तो शेयर इशू करने का मतलब ये है, सपोज दैट 100 रुपए का शेयर है और उस व्यक्ति ने 100 रुपए में 100 रुपए भुगतान कर दिया है, मीन्स शेयर पूर्णदत्त हो गया है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी के विघटन पर, कंपनी के समापन पर, कंपनी के दिवालिया होने पर उससे केवल 100 रुपए ही जाएंगे, उसकी व्यक्तिगत संपत्तियों से कुछ नहीं वसूल किया जाएगा। लेकिन अगर 100 रुपए के शेयर में उसने 80 रुपए ही भुगतान किया है अभी तक, सपोज दैट 20 रुपए अभी भुगतान करना बाकी है, मीन्स पूर्णदत्त शेयर नहीं हुआ था, तो उसके विघटन के समय 20 रुपया उससे वसूल किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी उसकी व्यक्तिगत संपत्तियां बच गई। तो यहाँ पे दायित्व के असीमित होने का मतलब ये है कि व्यवसाय के ऋणों का भुगतान करने में उसकी व्यक्तिगत संपत्तियों को अगर बेचा जा सकता है या व्यक्तिगत संपत्तियों को यूज किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में दायित्व हमारा असीमित होता है। अगर ऐसी स्थिति नहीं है, उसके द्वारा लगाए गए धनराशि को ही जब्त किया जाएगा, तो यहाँ पर दायित्व सीमित है। कंपनी व्यवसाय में सदस्यों के दायित्व सीमित होते हैं, जबकि एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यापार में जो सदस्यों के दायित्व होते हैं वो असीमित होते हैं। यही चीज आपसे इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही था वो था ए और बी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लाभ हानि नियोजन खाता है। देखिए, लाभ हानि नियोजन खाता है, इसमें जो ऑप्शन आपको दिए गए थे उसमें ऑप्शन सही था आपका नाम मात्र खाता। पिछली वीडियोस में भी आपको बताया गया है कि इस लाभ हानि खाते में जो व्यय से संबंधित और आय से संबंधित मदें होती हैं उन्हीं को दिखाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा खाता जिसमें व्यय और आय से संबंधित मदों को दिखाया जाता है वो खाता कौन सा खाता होता है, नाम मात्र खाता या नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, इसमें नॉमिनल अकाउंट वाला आंसर आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था समझौते, साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदार के ऋण पर ब्याज। बिल्कुल रटा रटा ऐसा क्वेश्चन था। हमने आपको बहुत बार बताया है कि यदि कोई साझेदार
फर्म को पूंजी के अतिरिक्त ऋण प्रदान करता है तो उसके द्वारा प्रदान किए गए ऋणों पर साझेदारी फर्म, चाहे साझेदारी संलेख है तो ब्याज की दर कोई और निर्धारित की जा सकती है, लेकिन अगर साझेदारी संलेख का अभाव है तो वहां पर ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 6% हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साझेदारी व्यवसाय का जन्म। साझेदारी व्यवसाय का जन्म कैसे होता है? अनुबंध से होता है। अनुबंध का मतलब क्या है? समझौता। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर आपस में कोई एक समझौता करते हैं कि हम इस तरह के व्यवसाय को करेंगे और इस व्यवसाय से होने वाले लाभों और हानियों को आपस में क्या करेंगे? बांट लेंगे। तो ऐसी स्थिति में जिस व्यवसाय का जन्म होता है वो कौन सा व्यवसाय होता है? साझेदारी व्यवसाय होता है। इसका मतलब क्या है? साझेदारी व्यवसाय का जन्म अनुबंध अथवा समझौते से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर है संलेख के अभाव में, मीन साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का बंटवारा। ठीक है। वैसे अगर साझेदारी संलेख बनाया जाए तो लाभ हानि का अनुपात कुछ भी रख सकते हैं साझेदार, लेकिन अगर साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है तो साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से 17 के 6 नियम लागू हो जाते हैं और उन 6 नियम के अनुसार बताया जाता है कि लाभ हानि का अनुपात होगा वो कैसा होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा। सभी साझेदारों में लाभ हानि का अनुपात कैसा होगा? बराबर होगा। इसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और इसका आंसर क्या होना चाहिए? बराबर अनुपात में। ठीक है ना? किस अनुपात में? बराबर अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो साझेदारों को सामूहिक रूप से कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। साझेदारों को सामूहिक रूप से कहा जाता है फर्म। इसके बारे में हमने वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि जब इंडिविजुअल किसी एक साझेदार की बात की जाए तो वो साझेदार है, लेकिन अगर सभी साझेदारों के समूह की बात की जाए तो इसे क्या बोला जाता है? फर्म। और फर्म का क्या होता है? एक नाम होता है। नाम में कौन कौन से शब्दों का परहेज किया जाता है उसमें हमने आपसे बताया था, किंग, क्वीन, एम्परर। ठीक है। इस तरह के जो शब्द गवर्नमेंट यूज करती है उन सारे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। तो साझेदारों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? फर्म कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन था, फर्म में साझेदारों की न्यूनतम व अधिकतम संख्या क्या होती है? ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो साझेदारी फर्म में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 होती है और अधिकतम संख्या क्या होती है? 50 होती है। इसके बारे में आपको बताया गया था कि न्यूनतम संख्या 2 होती है। इसके बारे में तो बताता है साझेदारी अधिनियम 1932। ठीक है। लेकिन साझेदारों की अधिकतम संख्या के बारे में साझेदारी संलेख या साझेदारी अधिनियम 1932 नहीं बताता है, बल्कि इसे कौन बताता है? इसे बताता है कंपनी एक्ट 2013 प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। तो कंपनी एक्ट 2013 बताता है कि साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है। तो फर्म में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 50 हो सकती है। इसके पहले साझेदारी अधिनियम 1932 ही था, लेकिन कंपनी एक्ट 1956 था। तो कंपनी एक्ट 1956 था तो वहां पे 2 व्यवस्थाएं थी, एक सामान्य व्यवसाय की व्यवस्था थी, एक बैंकिंग व्यवसाय की व्यवस्था थी। तो सामान्य व्यवसाय की व्यवस्था के अंतर्गत साझेदारों की जो न्यूनतम संख्या थी वो 2 थी और अधिकतम संख्या 20 थी। लेकिन अगर बैंकिंग व्यवसाय की बात करें तो वहां पे साझेदारों की न्यूनतम संख्या क्या थी? 2 और अधिकतम संख्या क्या थी? 7 थी। ऐसा था कंपनी अधिनियम 1956 में। कंपनी एक्ट 1956 हुआ करता था। तो यहां पे 2 तरह की व्यवस्थाएं थी। एक आपका सामान्य साझेदारी थी और दूसरी आपकी बैंकिंग साझेदारी थी, बैंकिंग व्यवसाय था। ठीक है। बैंकिंग साझेदारी व्यवसाय था। ऐसी स्थिति में यहां पे न्यूनतम थी 2 और अधिकतम थी 20, जबकि बैंकिंग में न्यूनतम थी 1 और अधिकतम कितनी थी? 10। ठीक है ना। लेकिन ये व्यवस्था भी कंपनी एक्ट आपका चूंकि चेंज हो चुका है तो आपको ये इस व्यवस्था को नहीं पढ़ना है, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या हो सकती है यदि संस्था बैंकिंग व्यवसाय करती है या संस्था सामान्य व्यवसाय करती है। तो वहां पे इसकी आवश्यकता आपको पड़ सकती है, इसलिए इसको भी आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट में प्रत्येक माह के अंतिम दिन आहरण पर ब्याज की अवधि, यहां पे होना चाहिए था आहरण पर ब्याज की अवधि। इसका मतलब यह है कि अगर साझेदार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करता है,
ड्राइंग्स करता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज जब हम कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला लगाते हैं, तो वहां पे टाइमिंग क्या होगी, अवधि क्या लिखी जाएगी, जब वो कहता है प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक माह के अंतिम दिन आहरण करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ आपको बताया था कि कैलकुलेशन हो जाएगा 11 मंथ्स का हो जाएगा, और अंतिम दिन करता है तो वहाँ पे जो टाइमिंग हम मेंशन करेंगे वो टाइमिंग मेंशन करेंगे 5.5 मंथ्स। ठीक है ना, 5.5 मंथ, 5.5 माह। ठीक है, क्लियर हुआ? इसका आंसर क्या होता था, क्या होना चाहिए था, 5.5 माह। क्लियर हुआ? इसकी एक टेबल भी आप ड्रॉ कर सकते हैं और उसके अनुसार आप याद कर लीजिए कि अगर आहरण प्रत्येक माह के प्रथम दिन किया जा रहा है तो वहाँ पे जो ब्याज आहरण पर ब्याज की गणना करने की अवधि होगी वो 6.5 होगी। अगर प्रत्येक माह के मध्य में आहरण कर रहा है तो 6 मंथ्स होगी, और प्रत्येक माह के अंतिम दिन कर रहा है तो 5.5 मंथ्स होगी। इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन भी था, यदि आहरण प्रत्येक तिमाही किया जाए और तिमाही के प्रथम दिन किया जाए तो यहाँ पर आहरण पर ब्याज की अवधि क्या होगी, तो इसका आंसर होना चाहिए था 7.5 मंथ्स। 7.5 मंथ्स, ये आपको वीडियो में अच्छे से बताया गया था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। अब लर्न करने के लिए आप चाहे लिख कर लर्न कर लें या ओरली आप लर्न कर लें, जैसे भी आपके लिए संभव हो आप इसको लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट है, फर्म के दायित्व में कमी है। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, फर्म के दायित्व में कमी। सपोज दैट हम एक फर्म चलाते हैं और फर्म का कोई एक लेनदार है जिसे 1000 रुपया देना था। ठीक है, और उस लेनदार ने बोला कि फर्म को तुम 800 रुपया दे दो और हिसाब फाइनल। मीन्स जहां हमें 1000 भुगतान करना था वहां हमने 800 रुपये भुगतान किया, तो 200 रुपये का हमारा फायदा हो गया। ठीक है, और इसी को ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर फर्म के दायित्व में कमी हो जाती है, मीन्स 1000 के बदले अगर 800 भुगतान हमको करना पड़ रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है, लाभ। तो यहां पे एक ऑप्शन आपको मिला था लाभ, प्रॉफिट, जो कि आपका सही आंसर हुआ करता था। तो फर्म के दायित्व में कमी क्या है, लाभ। क्वेश्चन बन सकता है फर्म के दायित्व में वृद्धि क्या होगी ना, तो फर्म के दायित्व में वृद्धि क्या हो जाएगी, इसी का जस्ट अपोजिट हानि हो जाएगी। ठीक है, साझेदारों के चालू खाते किस विधि में बनाए जाते हैं। देखिए, हम आप बताए थे कि साझेदारों के जो पूंजी खाते होते हैं वो 2 विधियों से बनाए जाते हैं, एक अस्थाई पूंजी खाता विधि और दूसरा था चालू पूंजी खाता विधि या परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। तो अस्थाई पूंजी खाता विधि में 2 खाते बनाए जाते थे। ठीक है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता था, एक बनाते थे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें उसकी फिक्स पूंजी को दिखाया जाता था, और दूसरा बनाया जाता था पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है ना, तो यहां पूछ रहा है चालू खाते किस विधि में बनाए जाते हैं, तो आपको यहां पे आंसर देना चाहिए था फिक्स्ड मेथड में। किस मेथड में, फिक्स्ड मेथड में, अस्थाई विधि में। ठीक है, क्योंकि अस्थाई विधि के अंतर्गत चालू खाते बनाए जाते हैं। ठीक है, ये भी बनाया जाता है, साथ साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज की स्थिति क्या होती है। अगर साझेदारी संलेख का अभाव है तो वहां पर पूंजी पर ब्याज नहीं दी जाती है। ठीक है, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, पिछली वीडियोस में आपको इनके बारे में अच्छे से बताया गया है कि साझेदारी संलेख के अभाव में 6 नियम लागू होते हैं 12 से 17 के, और उसमें से एक नियम है कि साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। साझेदारों के ऋण पर 6% ब्याज दिया जाएगा। लाभ हानि का अनुपात समान होगा। साझेदारों को अतिरिक्त कोई भी वेतन, बोनस, पारिश्रमिक नहीं भुगतान किया जाएगा। इस तरह की वो 6 शर्तें थी। उन्हीं शर्तों में से ये एक क्वेश्चन ये भी है कि साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज की स्थिति क्या होती है, तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर पूंजी खाता विधि में पूंजी पर ब्याज कहां क्रेडिट होगा। देखिए, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर गया। स्थिर पूंजी खाता विधि है, मीन्स यही मेथड है। अब वहां पे 2 खाते बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो कहते हैं कि स्थिर पूंजी खाता विधि में पूंजी पर ब्याज कहां होगा, तो पूंजी पर ब्याज कहां हो जाएगा, करंट अकाउंट में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स कैपिटल है, तो फिक्स कैपिटल इसमें कोई परिवर्तन होना नहीं है। वे सारी मदें जो पार्टनर्स की कैपिटल को घटाती हैं या बढ़ाती हैं
उनको हम कहाँ दिखाते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो यहाँ पे क्या होगा कि पूंजी पर अगर ब्याज लग रहा है तो पूंजी पर ब्याज पूंजी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, इसलिए इस अमाउंट को कहाँ हमको शो कराना होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ठीक है, ये करंट लिखा हुआ है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना किस पूंजी पर की जाती है। देखिए हमने आपसे बताया था साझेदारों की पूंजी दो तरह की होती है, एक प्रारंभिक पूंजी होती है और एक अंतिम पूंजी होती है। ठीक है, हमने अंतिम पूंजी से प्रारंभिक पूंजी प्राप्त करने का सूत्र भी बताया था वीडियो में, उसे एक बार आप फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना पूंजी पर की जाती है, किस पूंजी पर की जाती है, तो वहां पर था आपका प्रारंभिक पूंजी पर। एक आंसर, एक उसमें ऑप्शन था प्रारंभिक पूंजी पर। ठीक है, यही आंसर आपका सही था। और अगर अंतिम पूंजी आपको दी गई है तो अंतिम पूंजी में किन चीजों को जोड़ा जाता है, किन चीजों को घटाया जाता है कि हमें प्रारंभिक पूंजी मिल जाती है, इसे आप वीडियो में अच्छे से देख लेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन पे हमने पूछा था साझेदारी फर्म द्वारा संलेख तैयार करना है ऐच्छिक। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, कि आपको बताया गया है कि साझेदारी फर्म अगर चाहे तो साझेदारी संलेख तैयार करे, और अगर वो साझेदारी संलेख तैयार नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में साझेदारी अधिनियम 1932 के 6 नियम अपने आप वो अप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे साझेदारी संलेख तैयार करना क्या है, ऐच्छिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना है, इसका भी आंसर था ऐच्छिक। ठीक है, क्योंकि अगर फर्म पंजीयन कराना चाहे तो पंजीयन करा सकती है, पंजीयन नहीं कराना चाहे तो न कराए। लेकिन पंजीयन कराने के कुछ फायदे हैं, जैसे अगर साझेदारी फर्म पंजीयन करा लेती है तो साझेदारों के ऊपर, साझेदारी फर्म के ऊपर और बाहरी व्यक्तियों के ऊपर भी वाद प्रस्तुत कर सकती है, मीन्स अपने हित की रक्षा के लिए मुकदमा कर सकती है। लेकिन अगर उसने साझेदारी का पंजीयन नहीं कराया है तो बाहरी व्यक्ति तो उसके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन वो बाहरी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा नहीं कर सकती। ठीक है, तो वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती। तो साझेदारी के फर्म का पंजीयन कराना ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साझेदारी अधिनियम है 1932, बार बार इसकी चर्चा कर रहे हैं आपसे। साझेदारी अधिनियम 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साझेदारी समझौता हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे साझेदारी समझौता कैसे हो सकता है, इसके बारे में आपसे बताया गया था कि साझेदारी समझौता लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है ना। साझेदार अगर चाहें तो साझेदारी अगर चाहें तो आपस में उनके बीच का जो समझौता है वो समझौता लिखित कर लें, और अगर वो लिखित करते हैं तो साझेदारी संलेख कहलाएगा, और अगर चाहें तो मौखिक रूप से भी आपस में बातचीत करके समझौता कर सकते हैं। लाइट कट गई। ठीक है, दिखाई दे रहा है, पढ़ लेते हैं। साझेदारी अधिनियम 19, साझेदारी समझौता हो सकता है लिखित और मौखिक दोनों ना। साझेदार चाहें तो आपस का समझौता लिखित कर लें या आपस का समझौता मौखिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो आपका ऑप्शन सही था वो था लिखित और मौखिक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साझेदारों का चालू खाता है ना। चालू खाते की स्थिति क्या होती है, चालू खाता जैसे यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में क्या होता है, साझेदार के आय और व्यय को दिखाते हैं, जो उनकी पूंजी की मात्रा को घटाता है और बढ़ाता है उन सबको दिखाते हैं। तो किसको इंडिकेट करता है, सीधे ये रिप्रेजेंट करता है पार्टनर को। तो ऐसी स्थिति में ये कौन सा खाता कहलाएगा, व्यक्तिगत खाता। वहां पे खातों के नाम लिखे हुए थे, ठीक है, उसमें कौन सा खाता हो जाएगा आपका, व्यक्तिगत खाता, मींस पर्सनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है साझेदार हित का हस्तांतरण कर सकता है। वैसे तो साझेदारी फर्म में हित का हस्तांतरण अवैध है, कोई भी साझेदार हित का हस्तांतरण कर ही nicht सकता है, लेकिन सभी साझेदारों की सहमति से, सभी साझेदारों की सहमति से हित का हस्तांतरण किया जा सकता है। तो आपका ये जो ऑप्शन था सभी साझेदारों की सहमति से, ये आंसर आपका सही था। तो इस तरह से ये 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस
की एक सीरीज़ आपको टेस्ट के रूप में गूगल फॉर्म के माध्यम से दी गई थी, जिसमें आपका जो परफॉर्मेंस रहा वो बहुत अच्छा रहा। कुछ लोगों में कुछ कमियां रहीं, ठीक है। उन कमियों को कैसे आप दूर कर सकते हैं, अपनी कमजोरी आप कैसे दूर कर सकते हैं, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, ठीक है। हमने उन सारे क्वेश्चंस के बारे में एक बार फिर से आपको अवगत करा दिया है कि उनके आंसर क्या होंगे। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट टेस्ट में आप अपनी बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। इसी के साथ धन्यवाद।